हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी। इसके पहले हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया था बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आज बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को जानने से पहले हमको थोड़ा सा बैटरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं करंट का, तो करंट का कोई ना कोई सोर्स तो होता होगा, है ना। जैसे हमारे घरों में जो करंट सप्लाई होता है उसका सोर्स कहाँ होता है, पावर स्टेशन होता है जहां से करंट को जनरेट किया जाता है। उसी तरह से जब हमको ये पावर स्टेशन वाला जो करंट नहीं मिला था, उसके पहले जो हम करंट यूज करते थे वो हमको कहां से मिलता था, तो वो हमको मिलता था बच्चों बाय द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं सेल के बारे में। तो आपको पहले समझना है कि जो सेल होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी कारण से जो सेल का जो पोर्शन था जो हमारे चैप्टर से अभी रिमूव्ड है ना, मतलब जो सेल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आता था आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। हम जब करंट की बात करते हैं तो करंट के कुछ इफेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो डिस्कस किए हमने इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT वाला पोर्शन। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का छोटा सा पोर्शन ये है आपका सेल। ओके, है ना। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, है ना। सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि सेल जो है वो दिखता कैसे है सर्किट में, है ना। आप सभी ने देखा होगा घरों में जो सेल यूज करते हैं, जो हम घड़ी में लगा रहता है, इस तरह से रहता है कुछ, है ना। ये तो हो गया आपका सेल, एक साइड जो है छोटा सा ऐसा रहेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे होता है ना। इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, इसी सेल को जब हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो वो कुछ इस तरह से करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूं, है ना, ये हो गया, फिर ये छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है बन जाता है क्या, बैटरी। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या हम क्या करते हैं, एक इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल जो है वो किस कॉम्बिनेशन में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक के पीछे एक, तब उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ओके, अब जो बैटरी आपको आपके लैब में देखने मिलेगा, या तो वो उस तरह का बैटरी होगा जो गाड़ियों में लगाया जाता है, या वो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जिसमें एक होगा कंटेनर, है ना, एक कंटेनर होगा जिसमें कुछ लिक्विड भरा होगा, है ना, और उसमें से दो रॉड निकले होंगे। ठीक है, और उस रॉड से कनेक्ट होता है कौन, वायर। ठीक है, तो जो यहां पर जो बाहर का जो कंटेनर है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब जरूरी नहीं है कि ये सभी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सभी बैटरीज में कैसे हो, आपका लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जिसको हम जनरली अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एसिड, जिसको बैटरी में डालते हैं, बोलते हैं ना, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कुछ हो सकता है, मान लेते हैं हम इस तरह से NaCl, है ना, या H2SO4, इस तरह से कोई एसिड को हम ले लेते हैं। ओके, HCl हो गया, HCl को यूज नहीं करते हैं, बट वो हो जाता है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। आप जो इस तरह का सेल देखे होंगे बच्चों,
वो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, ड्राई रहता है, ड्राई इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो काम सेम करता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो क्या होता है, इसका मेन जो है वो क्या होता है, करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, कहां, इनसाइड द बैटरी, है ना। तो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा उसको बोला जाता है एनोड, इसको बोला जाता है एनोड। या पहले से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ऐसे सुनिए, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, है ना। और एक जो होता है नेगेटिव टर्मिनल उसको बोला जाता है कैथोड, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसका वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए उसके वर्किंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना के करते हैं। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है ना, ये ऐसा, इसमें से दो टर्मिनल हमने निकाल दिया, ये इस तरह से, है ना। एक को दे देंगे ये वाला, इसमें से वायर को क्या कर दिए, हमने जोड़ दिए, ठीक है। ये जो है हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको हम नाम देंगे एनोड, ठीक है। और ये हो जाता है, क्या हो जाता है आपका माइनस या फिर नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। तो एनोड और कैथोड में जो है ना, तो इसके बीच में जो चीज भरा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे पूरा कंटेनर में डूबा रहता है, फिल रहता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया हूं, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट वाटर होता है ना, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। उसको मैंने, मतलब ये हो गया कि सॉल्ट NaCl को क्या किया, पानी में अच्छे से क्या कर दिया, घोल लिया और इलेक्ट्रोलाइट बना लिया अपने लिए, ठीक है ना। तो जब इसका वर्किंग की बात करते हैं बच्चों, अब देखिए जब ये सर्किट में मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है, जैसे मैं यहां पे लगा देता हूं स्विच, है ना। अभी ये स्विच कैसा है, ओपन है, ठीक है। ओपन स्विच है तो इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इस ओपन स्विच है तो इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा बच्चों, ये करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आउटसाइड द बैटरी फ्लो होने लगेगा। बैटरी के बाहर करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, बट इनसाइड द बैटरी जो करंट है I, वो जाएगा कहां, अंदर की ओर, मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है इनसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी कैसे रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर कैसे रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जब हम उसको चार्ज कंडीशन में लाते हैं ना, एकदम फ्रेश, तो वो रहता है NaCl के फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, उसको, इस बैटरी को यूज करते जाते हैं, ये जो Na है, हमको पता है कि जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव लेके चलता है, पॉजिटिव आयन के साथ, और ये जो है वो नेगेटिव आयन के साथ। तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ क्या होने लगते हैं, इधर जाने लगते हैं, और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ क्या होने लगते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपको समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन बोथ आर करंट कैरियर्स, ठीक है। नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन दोनों जो है वो करंट को फ्लो करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये जो सेपरेशन चलते जाएगा, ये बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होते जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा बच्चों, जो करंट फ्लो होने का जो वैल्यू था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसको आप बिल्कुल अपने मोबाइल के बैटरी की तरह समझ सकते हैं। बैटरी जब फुल्ली चार्ज होता है, हमारा फोन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है ना। जैसे जैसे हम फोन को यूज करते जाते हैं, उसका बैटरी धीरे 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 डाउन होता जाता है। जैसे ही फुल्ली डिस्चार्ज होता है हमारा फोन जो है वो बंद हो जाता है। ये तो आप समझ सकते हैं ना। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी वही सेम प्रोसेस होता है। यहां बोले इस प्रोसेस को आपके बैटरी में आजकल नया तरीके से दिखता है, जो ड्राई लिथियम आयन बैटरी होता है। ओके, ये Na जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा
और ये Cl जो है वो एनोड की तरफ जाएगा। इस सेपरेशन के कारण से, जो सेपरेशन जो होने लगता है उसके कारण से आपका बैटरी पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये Na और Cl जो अलग अलग हुए थे वो फिर से अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था NaCl का, उसको जैसे ही रिगेन करता है हमारा बैटरी जो है फिर से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि बैटरी किस तरह से काम करता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी में ये करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो स्मॉल अमाउंट में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसमें, करंट के फ्लो में, उसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बताने के लिए इतना बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको ये समझना है कि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि बैटरी में करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, आप कैसे समझेंगे, है ना। अब ध्यान समझिए, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होते जाएगा बच्चों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। जैसे जैसे आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, मैक्सिमम। वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, भाई उसके पास चार्ज ही नहीं है तो वो करंट कैसे फ्लो होगा, है ना, नॉट पॉसिबल। तो आपको याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द बैटरी व्हिच रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, या बोलेंगे व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो चलिए अब बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कि उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो, बोलेंगे टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ओके, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखेंगे बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब भी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। किसके साथ, बैटरी के साथ, है ना। बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, बैटरी B, बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब है तो ये भी रेजिस्टेंस, इसी कारण से इसका SI यूनिट जो पुराने रेजिस्टेंस का था ओम वही होगा, डायमेंशन फार्मूला भी बिल्कुल उसी की तरह होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो था वो भी स्केलर क्वांटिटी था, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, the resistance provided by the electrolyte of the cell or battery is called internal resistance of the cell। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बोल सकते हैं। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है उसका अमाउंट। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए, जब हम बैटरी के कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था कौन, इलेक्ट्रोलाइट करंट के रास्ते पे, वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसके कारण से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए, पहले इलेक्ट्रोड पास पास में थे तो करंट को यहां से यहां ट्रांसफर करने में कम समय लगता था और आसानी से पास हो जाता था, है ना, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोलाइट कम था। अब अगर हम उसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट उसके बीच में ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट ही तो ऐसा है जो उसमें क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर हमने दूर कर दिया तो बीच में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है। तीसरा है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये उसका लेवल है। अब इसमें मैंने पहले इतना डुबा के रखा था, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग था पर सेकेंड, उसकी मात्रा किसके थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट वो कम था, है ना, क्योंकि वायर से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे डुबा देते हैं और ज्यादा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ने के कारण से अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है बच्चों की जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तभी तो करंट जनरली फ्लो होगा क्या। ठीक है, वैसे ही लास्ट है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आपको ये समझना है बच्चों कि अगर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट को गर्म कर देता हूं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसी भी लिक्विड को हम जब गर्म करते हैं तो उसका विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, वो पतला हो जाता है, गाढ़ा रहता है, उससे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसका विस्कोसिटी कम हुआ है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है, उसका जो मूव करने का जो क्या बोलेंगे स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को बढ़ाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। बट जब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट को हम बढ़ाते हैं, तब वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ाएंगे, तब भी उसका जो आपका जो करंट का फ्लो रहेगा वो कैसे हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा। इसी कारण से, है ना, इसी कारण से उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको सिंपली हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल हम जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है और साथ साथ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। पर क्या हो जब बैटरी में, है ना, हमने कोई भी चीज जोड़ा ना हो। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी हो, ये इस तरह से मान लेते हैं, जिससे जैसा अरेंजमेंट हम समझ रहे थे, ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पोल ऑफ द बैटरी टू अनदर पोल। कब, जब सर्किट कैसा हो बच्चों, ओपन हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हमने कोई बैटरी को एकदम फ्रेश कहीं से खरीद के लाए हैं या उसको चार्ज करके लाए हैं, है ना, तो उस कंडीशन में जो उसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। अभी हमने बैटरी को सिंपल, जैसे आप देखे हो नया बैटरी ले आते हो, है ना, या कभी देखने को मिलेगा तो जरूर देखिएगा, नया बैटरी ले आते हैं, है ना, बाइक का हो गया, स्कूटी खराब हो गया, तो हम जब दुकान से फ्रेश लेते हैं, जो यूज नहीं हुआ रहता है, कंपनी से चार्ज होके आता है, उस टाइम उसका जो रेटिंग रहेगा वो 12 वोल्ट या कुछ रहता है ना, 24 वोल्ट इस तरह के रहेगा बैटरी, है ना, तो वो जो है वो क्या होता है, उसका ईएमएफ होता है। ठीक है, ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में। बट आपको ये याद रखना है कि वो एक्चुअल में होता क्या है। जब बैटरी को हम फ्रेश नया खरीद के लाते हैं या वो बिल्कुल चार्ज कंडीशन में रखा हुआ है, फुल्ली चार्ज, जब उसमें से हमने कोई भी यूज नहीं किए हैं, तब उसमें जो आपका पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं क्या, ईएमएफ। उस टाइम जो उसका पोटेंशियल होगा, चाहे वो 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, फुल्ली चार्ज कंडीशन में, तब हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। उस टाइम आपको याद रखना है बच्चों, ओपन सर्किट की बात करता है। ईएमएफ जो है वो हमेशा किस में आएगा, ओपन सर्किट में। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा टर्म भी यूज होता है ना, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस। ठीक है, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, वो तब एग्जिस्ट करता है जब सर्किट को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसको किसी वायर के थ्रू, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, सर्किट को इस तरह से जोड़ोगे तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के केस में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ओपन रहता है, बट जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, जिसको हम सिंपली बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है, इस कंडीशन में सर्किट जो है वो क्या रहेगा, हमेशा क्लोज रहेगा। तो जो क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे रहेगा और एक लोअर पे, तभी क्या होगा, आपका करंट जो है वो हायर से लोअर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। जब ओपन सर्किट रहेगा तो ये भी तब भी ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल रहता है, पर करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर्किट वो रहता है ना, ब्रोकन रहता है, टूटा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है बच्चों, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे तो एकदम फ्रेश अनयूज्ड बैटरी का जो पोटेंशियल होगा उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो यूज हो रहा है, उस टाइम उसका जो पोटेंशियल होगा उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि जब आपका फ्रेश फुल्ली चार्ज बैटरी आया है उसका जो रेटिंग होगा, मान लेते हैं वो 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये इस तरह से है। अब आपने जब उसको सर्किट में जोड़ दिया है ना, उसके सर्किट को क्लोज कर दिया है, मान लेते हैं आप यहाँ पर क्या लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए, ये ऐसा। अब जाहिर सी बात है स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट होगा। अब बल्ब जो है ग्लो होगा, अब जाहिर आपको पता है कि बल्ब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस के कारण से क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को या उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वो क्या करेगा, यूज करेगा, है ना। तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो उस पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण से, इस पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण से बच्चों क्या होगा, ये जो 12 वोल्ट है वो एग्जैक्ट 12 वोल्ट ना रह के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अमाउंट में कम हो जाता है। तो जो कम अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका फ्रेश फुल्ली चार्ज बैटरी में जो ईएमएफ मतलब पोटेंशियल होगा उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, बस ये याद रखना है, जब ओपन सर्किट में पोटेंशियल की बात करेंगे तब हम उसको ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है, और क्लोज सर्किट में बात करेंगे तब हम बोलेंगे उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पहला सर्किट है इसमें मैंने यहां पर E लिखा हुआ है, और दूसरे सर्किट में सेम सर्किट दिख रहा है बट मैंने यहां पर V लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी R है, इसमें भी R है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हमने अलग से लगाया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि हो सकता है वहां पर कोई बल्ब या कोई अप्लायंस लगा हो। ठीक है, अब आपको ये समझना है, इसमें E लिखने का रीजन ये है कि जब हम उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तब हम वहां पर E लिखेंगे, लेकिन अगर हमने बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना है तब वहां पर क्या आएगा, V आएगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट होगा उसको अगर हम देखें तो ये होता है V, है ना। करंट इज इक्वल, देखो हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, V इज इक्वल टू I इंटू R पढ़ा था, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R होगा। तो यहां पर V ना लिख के क्या लिखेंगे, E बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, है ना। V इज इक्वल टू आई आर पढ़े थे ओम्स लॉ से, है ना। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सर्किट। ठीक है, अब जब इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से भी I निकाल लेते हैं, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये V बाय R। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल, तो कर देते हैं इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, बाय 1 एंड 2। ठीक है, ये हो जाएगा E अपॉन R प्लस R इक्वल्स टू V अपॉन R, ऐसा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ER और ये हो जाएगा VR, ठीक है। ये हो जाएगा ER इज इक्वल्स टू VR प्लस VR, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा ER माइनस VR इज इक्वल्स टू VR, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, R कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस V, ठीक है, और इज इक्वल्स टू V इंटू R। तो ये हमको V निकालना है, तो V निकाल लेंगे तो ये R बाय स्मॉल r, और ये हो जाएगा E माइनस V के फॉर्म, ठीक। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ किस तरह से क्या करता है, आपका रिलेट करता है, ठीक है ना। ये होता है, देखो ये V है, V का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना ही कम जो है आपका क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती जाएगी, है ना। मैंने बोला कि जब हम बैटरी को यूज करने लगेंगे तो वो डिस्चार्ज होते जाता है, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसका पोटेंशियल पहले की तरह बना रहेगा क्या, नहीं, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, बिल्कुल। इस रिलेशन से हमको वो पता चलता है। इसको अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम और सॉल्व करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, लेकिन अगर हम स्मॉल r के लिए लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका R E बाय V माइनस B बाय V, तो ये से कटेगा तो ये हो जाएगा, तो ये R इज इक्वल्स टू R E बाय V माइनस 1, ठीक है। ये भी एक तरह का रिलेशन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको देख के पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है ना, तो ये जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम EMF बोलेंगे तो फ्रेश बैटरी, अनयूज्ड बैटरी, ठीक है, उसमें हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो ओपन सर्किट में काम करता है। जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, ना कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है।